हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी क्लास में जो चल रहा था श्वसन तंत्र, वो हमने आधा पढ़ लिया था। मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया थी उसके अंदर हमें चार भागों में इसको पढ़ना था। उसमें से हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था कि वातावरण और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, उसको हमने पढ़ लिया था। उसको एक तरीके से हम सांस या ब्रीथिंग ही कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था रक्त के अंदर गैसों का आदान प्रदान, वो हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने तीसरा भाग देखा था रक्त में गैसीय परिवहन, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसके आगे हमें चौथा भाग पढ़ना था कि कोशिका के अंदर श्वसन कैसे होता है ना, कोशिका में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो आ जाइए आप। चलिए, नेक्स्ट हमें देखना है कि कोशिका में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहली चीज़ तो कि इसको कोशिकीय श्वसन क्यों कहा जाता है ना, जो हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया। तो पहली बात कि इसको कोशिकीय श्वसन क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न समझना कि जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका द्रव्य में छोड़ देगा तो उस ऑक्सीजन का यूज़ कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी अणु ऊर्जा के बनाता है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गैसों का आदान प्रदान किसके मध्य हो रहा है? कोशिका के मध्य हो रहा है। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, तो जब गैसों का आदान प्रदान श्वसन कोशिकाओं में होता है तो इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन या कोशिका में श्वसन की क्रिया। क्लियर हुई ये बात? चलिए, अब कोशिका में श्वसन की क्रिया को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, जिसके बारे में हमने जब ये चैप्टर की शुरुआत की थी तभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनाक्सी श्वसन क्या होता है। तो बात कर लेते हैं हम कि अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन इन दोनों के एक साथ होने पर हमारी श्वसन की क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन क्या था? जब हमने अनाक्सी श्वसन को देखा था तो अनाक्सी श्वसन वो श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जो मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और इसके विपरीत हमने देखा था कि ऑक्सी श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्लियर हुई ये बात? तो अब देखते हैं कि अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन दोनों मिलकर किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अगर हम अनाक्सी श्वसन की बात करें तो अनाक्सी श्वसन में होती क्या है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। इस अनाक्सी श्वसन के दौरान 2 प्रक्रिया होगी, एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, एक एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। अब लैक्टिक अम्ल का किण्वन कैसे होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? श्वसन की प्रक्रिया में जब अनाक्सी श्वसन की बात आती है तो अनाक्सी श्वसन में इस लैक्टिक अम्ल के निर्माण के लिए ग्लाइकोलिसिस चक्र की शुरुआत नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस चक्र की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज के अणु का विघटन शुरू नहीं होता है। जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो उस समय ग्लूकोज के अणु का निर्माण नहीं होता है। ग्लूकोज के अणु से पहले एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे कहते हैं पायरुवेरिक अम्ल। इस पायरुवेरिक अम्ल से इस अनाक्सी श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होगा। बात समझ में आई? तो पहले तो देखो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अनाक्सी श्वसन के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो अनाक्सी श्वसन के दौरान 2 उत्पाद बनेंगे, एक लैक्टिक अम्ल और एक एथिल अल्कोहल। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें पहला उत्पाद देखना है कि ये उत्पाद कैसे प्राप्त हुआ। तो जो लैक्टिक अम्ल का किण्वन हुआ, उस लैक्टिक अम्ल के किण्वन में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया शुरू नहीं होती है, यानी ग्लूकोज के अणु का विघटन शुरू नहीं होता है। ग्लूकोज के अणु के निर्माण से पहले पायरुवेरिक अम्ल बनता है। कौन सा बनता है? पायरुवेरिक अम्ल। और यही पायरुवेरिक अम्ल किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब देखना है कि जो ये लैक्टिक अम्ल का किण्वन हुआ तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें अनाक्सी श्वसन के दौरान इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। भाई लैक्टिक अम्ल के निर्माण तो हमारे शरीर में भी होता है ना। तो हमारे शरीर में भी ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इस अनाक्सी श्वसन के दौरान ही होता है। तो वो हम देख लेते हैं कि किन किन जीवों में और कैसे ये लैक्टिक अम्ल निर्मित होता है। तो जैसे उदाहरण में देखें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जीवाणु कौन होते हैं? आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि दूध से दही का बनना, है ना, दूध से दही का जमना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये किसके कारण होती है? ये होती है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण, और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दही में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दही खट्टा क्यों हो रहा है, लैक्टिक अम्ल के कारण हो रहा है, और दही में लैक्टिक अम्ल कैसे निर्मित हो रहा है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो अनाक्षी श्वसन की क्रिया के दौरान लैक्टिक अम्ल को निर्मित करता है। क्लियर हुई ये बात? सेकंड, कवक जो होते हैं, कवक में भी ये अनाक्षी श्वसन लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और पेशी कोशिकाएं, जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कौन करेगा? तो वो अनाक्षी श्वसन के दौरान ही होगा। अब आपने सुना भी होगा कि घुटनों के आसपास वाली पेशियों में ये लैक्टिक अम्ल जाके जमा हो जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल वहाँ जमा होता है तो ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? घुटनों के आसपास जो हमारी वसा संचित होती है, वो वसा हमारी क्या करती है? इन घुटनों को बाहरी झटकों से सुरक्षा करती है। जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो ये हमारे घुटनों की हड्डियों में किसी प्रकार का कोई मुड़ाव ना आए, ना इसमें झटके लगे। तो यहाँ कार्य कौन करती है? वसा कार्य करती है, ठीक है। लेकिन जब किसी कारणवश हमारी घुटनों की पेशियों में ये लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में संचित हो जाता है, तब घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो मतलब होना तो चाहिए, लेकिन ये एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, ताकि ये उस वसा को सहायता दे घुटनों को बाहरी झटकों से बचाने में। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब बात करते हैं ये लैक्टिक अम्ल के किण्वन के बारे में। तो हमने बात कर ली अच्छे से। अब हम देखेंगे अल्कोहलिक किण्वन। अब यहाँ से आपको समझना है कि पूरा प्रोसेस, कि किस प्रकार से एक जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है ना। तो अब बात कर रहे हैं हम अल्कोहलिक किण्वन की। अब कैसे शुरू होगा? अल्कोहलिक किण्वन श्वसन की प्रक्रिया क्या थी? श्वसन की क्रिया क्या थी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, यही था ना श्वसन, कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और उसी को हम कहते हैं श्वसन की प्रक्रिया। तो अब यहाँ पर अल्कोहलिक किण्वन जो शुरू हो रहा है, यहीं से हमारे ग्लूकोज के अणु का विघटन शुरू होगा। और ग्लूकोज के अणु का जो विघटन की प्रक्रिया होती है कि कैसे, किस प्रकार से ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर हमें कितने, अंतिम रूप में हमें कितने एटीपी अणु ऊर्जा के प्रदान करेगा, और उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लूकोज के अणु का जो विघटन शुरू होता है, उस चक्र को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। तो अब आप बात को समझना कि यहाँ जो अल्कोहलिक किण्वन हो रहा है किस प्रक्रिया में? अनाक्षी श्वसन में, यानी हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र यहीं से शुरू हो गया है। अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज के अणु का आंशिक विघटन होता है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना, वो ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया तो अनाक्षी श्वसन में भी होगी और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन में भी होगी। लेकिन जब यहाँ ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शुरू होगी, यहाँ जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र स्टार्ट होगा, तो वो ग्लूकोज के अणु का आंशिक विघटन करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शुरुआत हुई है। तो जब यहाँ पर अल्कोहलिक किण्वन होगा तो ग्लूकोज का आंशिक विघटन होगा, और जब ग्लूकोज का आंशिक विघटन होगा तो किस किस चीज़ का निर्माण होगा ना, किन किन पदार्थों का निर्माण होगा? तो यहाँ ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से सबसे पहले बनेगा पायरुवेरिक अम्ल, ठीक है। पायरुवेरिक अम्ल बनेगा, और साथ ही जब ये पायरुवेरिक अम्ल बनेगा तो साथ ही 2 एटीपी अणु ऊर्जा के निर्मित होंगे। कितने? 2 एटीपी अणु ऊर्जा के निर्मित होंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न समझना कि अनाक्षी श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है तो कितने अणु एटीपी ऊर्जा के हमें प्राप्त होते हैं? तो हमें प्राप्त होते हैं 2 एटीपी अणु ऊर्जा के। क्लियर हो गया? ग्लूकोज का विघटन शुरुआत हुई इसकी, और अनाक्षी श्वसन के दौरान 2 एटीपी अणु ऊर्जा के मिल गए। चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्सी श्वसन की। ऑक्सी श्वसन कैसी प्रक्रिया थी? ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया तो यही शुरुआत हो गई। यहाँ पे ग्लूकोज के अणु का क्या हुआ, आंशिक विघटन हुआ। अब यही विघटन आगे चल रहा है तो इट मीन्स ऑक्सीशोषण के दौरान भी क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी। लेकिन अब ये ऑक्सीशोषण कहाँ होगा, ये ऑक्सीशोषण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीशोषण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में इस पाइरुवेरिक अम्ल का क्या होता है, पूर्ण विघटन होता है। और अगर हमारी भाषा में समझे तो हमारी भाषा में ये होगा कि जो ग्लूकोज के अणु का आंशिक विघटन शुरू हुआ था वो ऑक्सीशोषण के दौरान उसका पूर्ण विघटन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पाइरुवेरिक अम्ल का पूर्ण विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में किस कारण से होगा, किसकी वजह से होगा। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र से ग्लूकोज के अणु का पूर्ण विघटन होता है। और उस दौरान हमें कितने एटीपी अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं, 36 एटीपी अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि ऑक्सीशोषण में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलेगी, पाइरुवेरिक अम्ल का पूर्ण विघटन होगा। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद में हमें कितने एटीपी अणु की ऊर्जा के मिलेंगे, 36 एटीपी अणु ऊर्जा के मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अनाक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण आपने देख लिया। अब जो मेन बात है, पहला मेन पॉइंट कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया दोनों में ही हुई है, अनाक्सीशोषण में भी और ऑक्सीशोषण में भी। इधर जो ग्लूकोज का विघटन शुरू हुआ वो पूर्ण का हुआ ऑक्सीशोषण में। ठीक है, तो अब पूर्ण विघटन यहाँ हुआ तो हमें यहाँ पे टोटल अणु देखने हैं कि जब ग्लूकोज के एक अणु का विघटन शुरू हुआ तो अंतिम रूप से उसके पूर्ण विघटन होने पे हमें कितने एटीपी अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। तो देखिए, 2 एटीपी अणु ऊर्जा के हमें शुद्ध रूप से यहाँ प्राप्त हुए और 36 एटीपी अणु ऊर्जा के हमें यहाँ प्राप्त हुए। तो हम एक लाइन कह सकते हैं कि ऑक्सीशोषण के अंत में हमें टोटल 38 एटीपी अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। और ये 38 एटीपी अणु ऊर्जा के हमें किसकी वजह से प्राप्त हुए, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण विघटन से। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये 38 एटीपी अणु ऊर्जा के प्राप्त हुए तो इनसे टोटल और हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम देखते हैं आगे कि जो ऑक्सीशोषण था उसके अंत में कुल 38 एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण हो गया था। अब हमें ये देखना है कि भाई जो ग्लूकोज का अणु था जिसका पूर्ण विघटन हुआ, तो ग्लूकोज का एक अणु हमें अगर 38 एटीपी अणु ऊर्जा के दे रहा है ना, तो टोटल हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है उसको हमें देखना है। तो उसको देखते हैं कि इनमें से एक एटीपी, वहाँ तो 38 एटीपी हमें मिले हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो एक एटीपी अणु ऊर्जा का हमें देता है 8.15 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए कि एक एटीपी अणु ऊर्जा का हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि भाई 38 अणु जो हमें एटीपी के मिले हैं उनसे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी। एक से हमें कितनी मिल रही है, 8.15 किलो कैलोरी। तो अब 38 को इससे मल्टीपल करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो हमें नेट हमारी ऊर्जा का पता चल जाएगा कि कितनी मिल रही है। तो जब आपने 38 को एक एटीपी अणु ऊर्जा से मल्टीपल करा तो हमें टोटल मिली 309 किलो कैलोरी, जो कि वास्तविक है, जो कि क्या है, वास्तविक है। क्लियर है। अब अगर हम देखें कि ग्लूकोज का एक अणु जिसका पूर्ण विघटन हुआ उसके पूर्ण विघटन पे हमें सैद्धांतिक रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सैद्धांतिक रूप से तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा है। ठीक है, तो ये दोनों को हमें ध्यान रखना है कि वास्तविक में कितनी है और सैद्धांतिक में कितनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि श्वसन का महत्व क्या है। बात करते हैं श्वसन संबंधी रोग। तो श्वसन संबंधी रोग में सबसे पहले आता है अस्थमा। तो अस्थमा तो क्या है, एक तरह से एलर्जी ही है, धूल के कणों से, है ना, इससे होने वाली एलर्जी ही क्या है, अस्थमा है। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं हम सिलिकोसिस रोग की। तो सिलिकोसिस रोग उन लोगों में पाया जाता है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और जहाँ सिलिका के कण धूल के साथ उड़ के आते हैं ना, तो वो कण क्या करते हैं, शरीर के अंदर फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में वो गैसों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और उससे फेफड़े क्या हो जाते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो उस रोग को कहते हैं सिलिकोसिस रोग। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया होता है। जब हम जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे और जब हम जीवाणु जनित रोगों में देखेंगे तो न्यूमोनिया भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दौरान होता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया रोग ये भी क्या है, फेफड़ों से संबंधित रोग है। ठीक है, तो ये श्वसन संबंधी रोग है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार का, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से न्यूमोनिया रोग होता है। मोस्टली ये जो न्यूमोनिया रोग है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, बाकी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा रोग वाले चैप्टर में करेंगे। तो श्वसन संबंधी रोग, अस्थमा, सिलिकोसिस और न्यूमोनिया। ठीक है, अब बात करते हैं श्वसन का महत्व क्या है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं श्वसन ये श्वसन वो, अब कंप्लीट श्वसन की क्रिया को हमने पढ़ लिया है। अब उसका महत्व भी जान लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए श्वसन का महत्व क्या है। तो हमारे शरीर के लिए श्वसन का महत्व सबसे पहले कि श्वसन के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और उस मुक्त ऊर्जा का हम क्या करते हैं, उस मुक्त ऊर्जा का हम हमारे दैनिक कार्यों में उपयोग लेते हैं। जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंगों के द्वारा उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कि श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 शरीर से बाहर उत्सर्जित की जाती है, बाहर निकाली जाती है। तो एक तरीके से हमारे शरीर में गैसों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। CO2 हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस हानिकारक गैस को शरीर से बाहर निकाला जाता है, बाहर उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, अब जब ये हमारे शरीर से बाहर निकल रही है तो उस समय हमारे शरीर का pH भी क्या होता है, नियमित रहता है। हमारे शरीर के pH का नियमन होता है। फिर नेक्स्ट देखें तो रक्त व लसिका गति में सहायक है। श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को कोशिका द्रव्य में ले जाना, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना, CO2 को वहां से निकालकर शरीर से बाहर निकालना। तो ये गैसों का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। और गैसों के परिवहन को करने के लिए रक्त भी क्या हो रहा है, परिवहित हो रहा है ना। तो रक्त व लसिका की गति भी सहायक होती है, गति में सहायक होता है कौन, श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही थी, उस ऊर्जा के उत्सर्जन से शरीर का तापमान भी क्या रहता है, नियमित रहता है। शरीर का तापमान भी नियमन रहता है। तो इस तरीके से हमने श्वसन की क्रिया का महत्व भी देख लिया है। और जो जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बोल के बताई है कि ये इम्पोर्टेंट है और आई होप कि आपने उसको अच्छे से नोट भी किया होगा। तो यहाँ पे हमारी श्वसन तंत्र का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं श्वसन से संबंधित कुछ और महत्व। तो आप पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वैसे हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है और कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है इसके बारे में, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि श्वसन संबंधी गैसीय आयतन है ना, कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान मतलब कितनी गैसेस अंदर जाती है, कितनी मात्रा में जाती है और कितनी मात्रा में बाहर छोड़ी जाती है। और फिर लास्ट में नेट उसके अंदर कितनी मात्रा हमेशा हर समय फेफड़ों में बची रहती है और उसके आधार पे उसे फेफड़े की कौन सी कार्यात्मक सांद्रता कहते हैं, वो सब हमें देखना है। तो अब हम देख रहे हैं कि श्वसन संबंधी गैसीय आयतन। अगर बात करें वयस्क मनुष्य की, तो वयस्क मनुष्य प्रति मिनट 14 से 16 बार सांस लेता है व छोड़ता है। तो पहला ही प्रश्न तो यहाँ बन चुका है कि प्रति मिनट कितनी बार, 14 से 16 बार, है ना। और प्रत्येक सांस के दौरान, जब वो प्रत्येक सांस ले रहा है तो प्रत्येक सांस के दौरान 500 ml गैस तो वो ग्रहण करेगा और 500 ml गैस ही वो छोड़ता है। ठीक है, यानी हम देखे जाए, अगर तरीके से देखा जाए तो 1 मिनट में 7000 से 8 ml वायु का विनिमय होता है। कितना, 1 मिनट में लगभग 7 से 8000 ml वायु का विनिमय होता है। और इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी टीडल आयतन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि श्वसन के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान एक वयस्क मनुष्य की टिडल आयतन, गैसों का टिडल आयतन कितना होता है। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में 7 से 8,000 ml वायु का विनिमय होता है, उसी कहते हैं टिडल आयतन या टिडल वॉल्यूम। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन RS लेवल का है तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। कहा नहीं जा सकता है कि RS लेवल के आए हुए प्रश्न नॉर्मल से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आए, कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरक्षीय आयतन क्या होता है। आपने अभी पहले देखा है टिडल आयतन क्या होता है, अब हमें देखना है कि आरक्षीय आयतन क्या होता है, रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। तो बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में उपस्थित वायु कितनी होती है, मतलब जब आपने बलपूर्वक सांस छोड़ी तो उसके बाद फेफड़ों में कितनी वायु शेष रह गई है, तो वो है 1100 से 1200 ml। कितनी? 1100 से 1200 ml। अब इस 1100 से 1200 ml जो हमारे फेफड़ों में हर समय उपस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य, ठीक है, जिसे कहते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। अब ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि फेफड़ों की सामान्य कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कितनी होती है, तो 1100 से 1200 ml। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट था श्वसन के तंत्र में, तो वो भी हमने देख लिया है। और यहाँ पर फाइनली हमारा श्वसन तंत्र वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। और अब आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उसमें मैं आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाऊँगी वो मेन चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का मेरा रहेगा। बाकी आपको थ्योरी के रूप में आप टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं प्रत्येक टॉपिक की। तो मैं यहाँ पर अब आपको शॉर्ट टाइम में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाऊँगी। मेरे कहने का मतलब है कि आगे जो भी वीडियोज़ आएगी वो मेरे शॉर्ट टाइम के लिए आएगी, लेकिन उसमें वो सारगर्भित होगी, उसमें सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही बताया जाएगा। बाकी आप PDF के थ्रू उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को जारी रखिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।